एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन अपने लोगों को बड़ी ही जबरदस्त स्पीच देता है जिससे सभी के सभी लोग कल्टीवेशन करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। अब आगे सीन ईगल गैंग के हेडक्वार्टर पर जाती है जहां वो ढोलक सुसिन के कल्टीवेशन प्लान के बारे में सभी एल्डर्स को बता देता है। तब वह बुढ़ा डोंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, इस साले सुसिन का बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या वो हमारे खिलाफ बगावत करना चाहता है। तब लिन हंसते हुए उसे बोलता है, मुझे तो पता ही था वो कुछ करेगा ही, उसके काम करने का ढंग सच में जबरदस्त है। फिर डोंग उसको बोलता है, क्या कल्टीवेशन मंत्रा को लोगों में बांट देना तुमको ये छोटी सी बात लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस एज में वो बुढ़ा हुसान है ना, उस साले बुड्ढे से अपने लोग ही नहीं संभल रहे। तब जुआंग उस बुक को पढ़ के बोलता है, अरे ये तो बस सिर्फ एंट्री लेवल के कल्टीवेशन मंत्र है जिन्हें तो सिर्फ बच्चे सीखते हैं, इसकी कीमत भी कुछ खास ज्यादा नहीं है। फिर मेन लीडर बोलता है, ये कल्टीवेशन मंत्र चाहे एंट्री लेवल की क्यों ना हो पर ऐसे ही इसको कोई नहीं सीख सकता। जाओ जाकर किसी को भेजो और उस हुसान को खबर दो कि अपने बेटों की हरकतों पर नजर रखे, पता नहीं आगे क्या करना चाहता है वो। तब डोंग कहता है, चीफ अब हमें भी उसका कुछ करना पड़ेगा, हम ऐसे ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर नहीं बैठ सकते। फिर लिन बोलता है, अरे बुड्ढे ऐसे कौन सी रूल बुक में लिखा है कि कोई कल्टीवेशन मंत्र को अपने लोगों में नहीं बांट सकता। तब डोंग उस पर चिल्लाकर कहता है, अरे क्या बकवास कर रहा है तू, हमें तो ये भी नहीं पता कि सुसिन जैसे छोटे पैविलियन का लीडर आखिर इंटरनल एनर्जी के बारे में जानता कैसे है। तब जुआंग बोलता है, शायद हो सकता है उसे ये टेक्निक विरासत में मिली हो। एक्चुअली मैंने सुसिन के बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया था, तब मुझे उसके पड़ोसियों से पता चला कि वो चैंगनिंग में ही अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। तभी मेन लीडर उनसे कहता है, अबे सालो अब तुम सभी अपनी बकचोदी खत्म करो और किसी को भेजो उस पर नजर रखने के लिए, कहीं वो आगे हमारे लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे। फिर इसके बाद सीन सुसिन के घर पर जाती है जहाँ सुसिन बैठा बैठा सोच रहा होता है, अब मेरे पास अपने लोगों को ट्रेन करने का बढ़िया रास्ता है जिससे वो जल्द ही कॉम्बैट हॉल के लोगों के लेवल तक पहुंच जाएंगे। पर जिस तेजी से मेरी फोर्स डेवलप हो रही है तो स्काई हॉक फैक्शन के अलावा मुझे शायद और भी खतरे झेलने पड़ सकते हैं। तभी वो अपनी बहन को देखकर सोचता है, अरे मैंने अपने सभी लोगों को कल्टीवेट मंत्रा दे दिया पर अपनी बहन को ही सिखाना भूल गया। फिर वह उसके पास जाकर मंत्रा की बुक को दिखाकर बोलता है, मेरी प्यारी बहन चलो आज मैं तुम्हें इंटरनल एनर्जी को कैसे कल्टीवेट करते हैं ये सिखाऊंगा, पर तुमको ये सभी मंत्र याद करने होंगे। फिर वह उसमें से कुछ पढ़ने की कोशिश करती है जिसे वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तब सुसिन उसे इस तरह पढ़ता देखकर सोचता है, अरे यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैं तो भूल ही गया था कि हमारी मां मरने से पहले इसको थोड़ा बहुत ही पढ़ना लिखना सिखा पाई थी और अब तो उस बात को इतना टाइम हो गया है कि ये ऑलमोस्ट पढ़ना भूल ही गई है। फिर वह उससे कहता है, कोई बात नहीं सिस्टर, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा है। फिर सुसिन उसको सिखाने लगता है पर उसको इतना सुस्त देखकर वह धम से उसके सर पर टोला मारते हुए कहता है, तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है इसमें, मुझे कल से ही तुम्हारे लिए टीचर का बंदोबस्त करना पड़ेगा ताकि तुम अच्छे से पढ़ना लिखना सीख सको। तब वह बोलती है, भैया मुझे नहीं सीखना कुछ भी। फिर सुसिन कहता है, बेटा इस तरह बेचारों की एक्टिंग करके तुम बिल्कुल नहीं बच सकती, तुम्हें तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। तभी उसके नौकर की एंट्री होती है। तब वो कहता है, चीफ सू हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि पूर्वी विभाग से वुकिंग नाम का एक आदमी हमारे यहाँ सर्वे करने के लिए आ रहा है और अगर वो यहाँ एक बार आ गया तो हमारे लिए वह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तब सुसिन कहता है, अरे तू घबरा मत चीते, आने दे उसे। इसके बाद रात का सीन दिखाई जाता है जहाँ सुसिन अपने लोगों को इकट्ठा देखकर अपने आदमी से कहता है, अरे प्रधान जब देख का एक वे के उड़दंग मचा रखा इन लोगों ने। तब हम देखते हैं कि वह नौकर अपने लोगों को किसी को पकड़ने का ऑर्डर देता है। उसका ऑर्डर सुनकर ये जॉनी सिंस दिखने वाला लोंडा बड़ी तेजी से भागता है और जोर से अपना डंडा फेंक के उसके सर पर मारता है जिससे वो वहीं की वहीं जमीन पर धम से गिरता है। तब वह नौकर उससे बोलता है, पढ़वा लिया बेटा सर, माँ कसम इतने साल हो गए मुझे कोठा नंबर 64 चलाते हुए पर तू पहला आदमी है जो बिना पैसे दिए भाग रहा है। तब सुसिन आकर उससे पूछता है, अरे छोटे क्या दिक्कत होगी, क्यों वो छोरा पीट रखा था हमने। फिर वह नौकर बोलता है, इस आदमी ने हमारे पूरे कोठे की लड़कियों को बुक कर लिया और जब इसका काम खत्म हो गया तो साला बिना पैसे दिए भाग गया, इस साले को फ्री का सेक्स चाहिए था। अब आप ही बताए बॉसू इसका क्या किया जाए। अब मेरा तो मन है साले का काट कर हाथ में दे देते हैं। इसके बाद सुसिन उसके फेस को बड़ी गौर से देखता है और सोचता है कुछ तो गड़बड़ है इसके चेहरे में। तब वह उसके पास जाकर उसके चेहरे से खींचकर मास्क निकाल देता है। उसे देखकर ब्राउन बियर्ड वाला आदमी बोलता है, अरे बॉस ये तो वही ठरकी आदमी है जिसे पूर्वी विभाग के लोग ढूंढ रहे हैं। तब सुसिन बोलता है, क्या तुम श्योर हो वो इसे ही ढूंढ रहे थे। तभी पूर्वी विभाग के सर्वेयर वुकिंग की एंट्री होती है। फिर वो कहता है, प्लीज मुझे माफ करना, मेरे लिए इस आदमी को पकड़ने के लिए आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। तो मैं आपको बता दूं, मैं पूर्वी विभाग का ऑफिसर वुकिंग, एक्चुअली मुझे ऑर्डर मिले थे इस आदमी को पकड़ने के, तभी से यह ठरकी भेष बदलकर इधर उधर घूम रहा है। फिर सुसिन उसे देखकर सोचता है, ये आदमी जितना सिंपल दिख रहा है वैसा है नहीं।
इसके बाद वोकिंग उससे कहता है, सर सू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तब सुसिन कहता है, प्लीज आप मुझे सर मत बोलिए, आप मुझे सिर्फ सुसिन बोल सकते हो। तब वोकिंग कहता है, धन्यवाद सुसिन, मेरे लिए इसे पकड़ने के लिए। मैं इसके नाम की मेरिट जरूर आपके रिकॉर्ड में जोड़ दूंगा। फिर सुसिन कहता है, बस इतना ही। ये सुनकर वोकिंग के सैनिक अपनी स्वॉर्ड निकाल के कहते हैं, सुसिन, तुम स्काई हॉक फैक्शन के एक मामूली से लीडर हो, तुझे नहीं लगता कि तेरी जुबान कुछ ज्यादा चल रही है? तब सुसिन कहता है, ये ऑब्वियस है कि ऑफिसर वोकिंग और तुम सभी इस ठरकी को पकड़ के ले जाना चाहते हो, पर मैं ही हूँ जिसने इसे भेष बदलने के बाद ही पकड़ लिया, वरना ये कभी भी तुम्हारे हाथ नहीं लगता। ये सुनकर वोकिंग हंसते हुए कहता है, सच में सुसिन, तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी जगह कोई और लीडर होता तो मेरे डर के मारे बिना कुछ कहे इसको मुझे हैंडओवर कर देता, पर तुम पहले हो जो ऐसा बोल रहे हो। फिर वह कहता है, सुसिन, तुम जैसे आदमी को तो कोर्ट के ऑफिसर के तौर पर काम करना चाहिए, तुम सच में बहुत ज्यादा बहादुर हो। तब सुसिन उससे कहता है, क्या मजाक कर रहे हो ऑफिसर वोकिंग, मेरे स्टेटस के हिसाब से तो मैं बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हूँ कोर्ट के लिए। फिर वोकिंग कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं भाई, कोर्ट हमेशा से लोगों के टैलेंट को देखता आया है, ना कि उसके बैकग्राउंड को, और इसलिए मैं आपके इस एहसान को किसी और दिन जरूर चुका दूंगा। फिर वोकिंग के लोग उस ठरकी को पकड़ के ले जा रहे होते हैं, तभी सुसिन उसे रोकते हुए कहता है, ऑफिसर वोकिंग, वेट, मुझे पता है कि आप बहुत बिजी रहते हो चोरों और इन जैसे आदमी को पकड़ने के लिए, जिसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, पर अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर मैं इन सभी लोगों को पकड़ लूंगा। तब वोकिंग बोलता है, तुम्हें पता भी है ना ये एरिया कितना बड़ा है, क्या तुम श्योर हो तुम अपने सिर्फ 200 लोगों के साथ उन सभी को पकड़ लोगे? फिर सुसिन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, पर मैं आपको आश्वासन देता हूँ, वो सभी के सभी लोग 3 दिन के अंदर अंदर अपना जुर्म कबूल करके खुद से ही हमारे सामने आ जाएंगे, और मुझे ये पूरा विश्वास है हायर रैंक के ऑफिसर मेरे प्लान से बहुत ज्यादा खुश होंगे। भाइयों, इसके प्लान के बारे में हमें आगे पता चलेगा, अभी इसने कुछ भी नहीं बताया। तब वोकिंग हंसते हुए बोलता है, वाह सुसिन, क्या बात है, तुम्हारा प्लान तो सच में बहुत ही जबरदस्त है, तुम ना केवल बहादुर हो बल्कि तुम एक अच्छे प्लानर भी हो, मुझे तुम्हारा ये गिफ्ट बहुत पसंद आया, बताओ तुम क्या चाहते हो अब? तब सुसिन कहता है, आप ज्यादा सोच रहे हो ऑफिसर वोकिंग, मुझे तो बस आपसे एक छोटे से मैटर पर मदद चाहिए, और ये मैटर क्या है भाइयों, ये भी हमें बाद में पता चलेगा। ये राइटर बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहा है अब। इसके बाद सीन वोकिंग के सोल्जर पर जाती है, जिनमें से एक को तो हमसे भी ज्यादा जल्दी थी सस्पेंस को जानने की। फिर वह पूछता है, बॉस आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? तब वोकिंग उसे कहता है, इधर आ साले, तुझे बताता हूँ मैं। फिर वह उसके सर पर जोर से टपली मारकर उसका मत्था ही सुझा देता है। फिर वह कहता है, अबे साले, दोबारा पूछने की हिम्मत भी मत करना, तुम्हारी कुछ भी औकात नहीं उसके आगे। फिर वह सोचता है, इस स्काई हॉक के मेन लीडर के पास सच में ही बहुत टैलेंटेड आदमी है, ये जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। फिर नेक्स्ट सीन सुसिन के घर पर जाती है, जहाँ वो अपने नौकर से पूछता है, अरे छोटे, ये बता, लास्ट मंथ जब तू मेरे बाप के पास सिल्वर टेल्स देने गया था तो उन्होंने क्या बोला? तब वह नौकर कहता है, बॉस मैंने पैसा तो डिलीवर कर दिया था, पर एल्ड्रेसान से मिल ही नहीं पाया। तब सुसिन सोचता है, कहीं मेरा बाप मेरे साथ अपने कनेक्शन तो नहीं काट रहा। इसके बाद उसका नौकर उसको खबर देता है, बॉस हमें पता चला है बैम्बू फैक्शन के जो मेन हेड थे उनके मरने के बाद बैम्बू फैक्शन 2 ग्रुप में बट गए हैं, जिनमें 11 में से 3 मास्टर वी फैंग को सपोर्ट कर रहे हैं, और दाई चुंग जिसको आपने मारा था वो इन 3 मास्टर में से एक था। फिर सुसिन पूछता है, वैसे वो दोनों ग्रुप स्काई हुक फैक्शन को इस समय कैसा ट्रीट कर रहे हैं? तब वह नौकर बोलता है, वी फैंग हमारे साथ बैटल शुरू करना चाहता है, संभव है वो ये सब करके अपनी पोजीशन को सिक्योर करना चाहता है और अपना दबदबा दिखाना चाहता है, पर उसके 2 को लीडर उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। दोस्तों, लास्ट टाइम जो पनिशमेंट हॉल में कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही थी वो यही थी जो अब मरने मारने से ही सॉल्व होगी। फिर सुसिन सोचता है, ऐसा लग रहा है कि ये बैटल होकर ही रहेगी, पर मेरे पास इतने लोग नहीं कि मैं उनसे बैटल कर सकूं, और अगर मैंने और लोग हायर किए तो मुझे ना केवल इस पोजीशन से हटा दिया जाएगा, इसके अलावा मेरा बाप और वो पनिशमेंट हॉल के मास्टर वो भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। शायद मुझे अब अपनी फोर्स को बढ़ाने के लिए पहले इस बैम्बू फैक्शन और स्काई हुक फैक्शन के बीच में लड़ाई करवानी होगी। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। अब सुसिन कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा ये तो आपको आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो ये जानने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को बड़े अच्छे से हिलाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है। एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वी फैंग दाइचुंग की मौत का बदला लेने के लिए स्काई हुक फैक्शन से बैटल करना चाहता था, जिसके कारण सुसिन अपनी फोर्स को बढ़ाने का प्लान सोचता है। अब आगे एक सिटी दिखाई जाती है जहां एक आदमी इस सिटी को देखकर सोच रहा होता है, अच्छा तो यही है फ्रेगनेंस पैविलियन जहां वी फैंग अक्सर आता है। तब वह एक होटल में जाता है, पर वहां वी फैंग का एक आदमी उसे बाहर ही रोक लेता है। फिर वह कहता है, ब्रदर मुझे बॉस चैन ने यहाँ फैक्शन मास्टर को एक बहुत ही कीमती चीज डिलीवर करने के लिए भेजा है, तो आप प्लीज उन्हें अंदर जाके इस बारे में इन्फॉर्म कर दे।
फिर वह टकला कहता है, नहीं, इस समय किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इस समय हमारे फैक्शन मास्टर का दारू पीने का समय है, तो तुम्हें जो भी उन्हें देना है ना, उसे यहीं छोड़ के चले जाओ। मैं उन्हें बाद में इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर वह आदमी उसके कान में जाकर बोलता है, अरे भाई, ये बहुत ही प्राइवेट चीज है। बॉस चैन ने मुझे इसे पर्सनली मिलकर वी फैंग को देने के लिए कहा है, इसलिए मैं इसे बाहर नहीं छोड़ सकता। तब वह टकला सोचता है, अच्छा अब मैं समझा, सब जानते कि फैक्शन मास्टर का खड़ा नहीं होता, तो शायद ये उसके लिए वाइग्रा लेके आया है। तब वह टकले को चुप करवाते हुए बोलता है, अरे भाई चुप हो जा, ज्यादा तेज मत बोल, अगर किसी ने सुन लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमको। इसके बाद सीन अंदर वी फैंग पर जाता है, जो दारू को गिलास पटक के उन लोगों को धमका रहा होता है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे ये करने का मौका ना दो। अगर एक बार मुझे बैम्बू फैक्शन पर पूरा कंट्रोल मिल गया तो सबसे पहले मैं उन 2 को लीडर्स की ऐसी तैसी करूंगा। तब उसके साथ खड़ा आदमी बोलता है, बॉस आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो दोनों हरामखोर आज नहीं तो कल जान ही जाएंगे कि आपसे बड़ा जीनियस कोई है ही नहीं सिटी में। तभी वाइग्रा मैन की एंट्री होती है, जिसे देखकर वी फैंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे साले कौन है तू, और तुझे अंदर किसने आने दिया, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा। तब वो वाइग्रा मैन बोलता है, अच्छा तो तू है वी फैंग। फिर वी फैंग का आदमी उसे गुस्से में कहता है, साले कीड़े, तेरे अंदर इतने गट्स कहाँ से आए जो हमारे फैक्शन मास्टर को उनके नाम से बुला रहा है। फिर वाइग्रा मैन बोलता है, अरे मैं तो यहाँ सिर्फ एक मैटर के सेटलमेंट के लिए आया हूँ। तब वी फैंग बोलता है, कौन सा मैटर और कौन सा सेटलमेंट की बात कर रहा है। फिर वो वाइग्रा मैन उससे गुस्से में बोलता है, जो आदमी मेरे स्काई हॉक फैक्शन को ऑफेंड करेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब वी फैंग डरते हुए बोलता है, अबे सालो ये तो असैसिन है। तब उसके आगे बोलने से पहले वाइग्रा मैन उस पर अचानक से अटैक कर देता है, पर वो साला वी फैंग अपने पास खड़ी लड़की को आगे कर देता है, जिसके कारण वो वहीं की वहीं सुरक्षित आ जाती है। सही खेल गया भाई ये, मैंने तो आज तक लड़के को मरते हुए देखा था, पर भाई ये भी सही है, साले को गुप्त रोग है, इसको बचा के करेगा भी क्या। फिर वी फैंग वाइग्रा मैन को पकड़ने के लिए अपने लोगों को भेजता है, पर वो उनको डोज करके विंडो तक पहुंच जाता है। फिर वह वी फैंग को मारने की धमकी देकर विंडो से कूदकर भाग जाता है। फिर उसके लौंडे आकर उससे पूछते हैं, बॉस आप ठीक तो हो ना। तब वी फैंग उन लोगों पर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे रामखोरो, कहाँ मर गए थे तुम सब। तभी उनमें से एक पूछता है, अरे फैक्शन मास्टर क्या हो गया। तब वी फैंग चिल्लाता है, क्या हुआ, रुक तेरी माँ की, साले बकचोद आदमी, अभी तुम्हारे पीछे से कोई आदमी उनको पेल के चला जाता। उस स्काई हॉक फैक्शन ने जंग शुरू कर दी है अब, और तुम बकचोद लोग बस खड़े रहकर देखते रहना मुझे पिलते हुए। तब वह लौंडा कहता है, बॉस आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर वी फैंग सोचता है, साले मेरे लोग ही मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे, क्या करूं सालों का, मार भी तो नहीं सकता। तब उसके साथ खड़ा आदमी बोलता है, उस असैसिन ने खुद बोला है कि वो स्काई हॉक फैक्शन का आदमी है। इसके बाद वी फैंग दोबारा उन पर चिल्लाते हुए बोलता है, सालो अगर तुम अब भी इसे टॉलरेट करोगे ना तो मैं अभी की अभी अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दूंगा। तुम लोग ही बैठ जाओ सालो इस गद्दी पर, मुझे कोई शौक नहीं है इसे मरने का। तब वह लौंडा आकर उसे शांत करने के लिए बोलता है, अरे फैक्शन मास्टर आप टेंशन मत लो, मैं अभी के अभी उनके खिलाफ वार डिक्लेयर करता हूँ। उस स्काई हॉक फैक्शन को हमें इस बारे में जरूर जवाब देना पड़ेगा। तब वी फैंग उसका हाथ झटकाते हुए कहता है, हट साले, अभी उनका आदमी मुझे पेल के चला जाता और तुझे अभी भी उनसे एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये बोलकर वह गुस्से गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, अबे चैंग, तू बावला बावला तो नहीं हो गया जो स्काई हॉक के साथ वो डिक्लेयर कर रहा है। भाई कुछ नजर ही नहीं बात में, साले के पकड़ा देंगे वो हाथा में। तब वह उससे बोलता है, अरे यार तू कैसा आदमी है, तुझे इस हालत में मजाक सूझ रहा है, हमारा फैक्शन मास्टर अभी ऑलमोस्ट मर ही गया था। अगर हम ऐसा ही ये सब होता देखते रहेंगे तो हम अपने लोगों को क्या जवाब देंगे। पर मुझे तो लग रहा है स्काई हॉक फैक्शन कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा, ये शायद वी फैंग ही है जो वोर छेड़ने के लिए जानबूझकर ऐसा शो कर रहा है। तब वह दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, अरे भाई तुझे लगता है उस बावली वूस में इतना दिमाग है भी। फिर वह कहता है, जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है। फिलहाल के लिए हम इसकी वॉर में पूरी हेल्प करेंगे, और जब इसके लोग पूरी तरह कमजोर पड़ जाएंगे तब ये फैक्शन मास्टर के तौर पर हमारा पपिट बन के जिएगा। इसके बाद उस वाइग्रा मैन को दिखाया जाता है जिसने किसी तरह का मास्क पहना हुआ था। तब वो अपना मास्क निकाल के बोलता है, ये बैम्बू फैक्शन सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर हम देखते हैं स्काई हॉक के हेडक्वार्टर पर सभी एल्डर्स इकट्ठे होते हैं। तब मेन लीडर गुस्से में हाथ मारते हुए चिल्लाता है, अबे सालो तुम में से किसने हिम्मत की बैम्बू फैक्शन के मास्टर को मारने की। ये सुनने के बाद दोनों एल्डर्स एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी लिन डोंग से बोलता है, अबे झोपड़ी के डोंग, मेरी तरफ क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, मुझे मारना होता तो साले को खुले में मारता, ऐसे बेशर्मों की तरह नहीं, और अपने आँखें ना नीचा कर ले ना, साला के दे रैपटे मुंह लाल कर दूंगा। तब वह मोटा जुआंग बोलता है, बॉस इस समय किसी पर भी उंगली उठाने का कोई फायदा नहीं, अगर उस मास्टरमाइंड का पता भी लग जाए तो भी इस बैटल को हम अवॉइड नहीं कर सकते। तब मेन लीडर बोलता है, हाँ तुमने सही कहा जुआंग, तो हमारे अब सभी स्काई हॉक फैक्शन के लोगों को ये इन्फॉर्म कर दो कि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अगर वॉर स्टार्ट होती है तो हम पहल करके इस वॉर में एडवांटेज उठा सकते हैं।
फिर आगे डोंग अपने आदमी से पूछता है क्या सुसिन तो नहीं है इस सब के पीछे। फिर वह आदमी कहता है नहीं बॉस, हमारे आदमी कंटिन्यू उस पर नजर गड़ाए हुए है, पर सुसिन ने तो अपने एरिया के बाहर अभी तक एक कदम भी नहीं रखा। तब डोंग सोचता है अच्छा तो इसके पीछे कोई और ही है मास्टरमाइंड। इसके बाद सीन सुसिन पर जाती है जहाँ वो हॉल में अपने लोगों से कहता है भाइयों, जैसे कि तुम सभी जानते हो कि हमारे मेन लीडर ने वॉर डिक्लेयर कर दी है और उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो हमारी टेरिटरी को दबाने की कोशिश करेगा उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आज रात को ही हम उस एटर्नल पवेलियन पर हमला करेंगे और तुम सभी को ये जान के बड़ी खुशी होगी कि तुम्हें हर एक आदमी को मारने पर 10 सिल्वर टेल्स मिलेंगे। फिर उसका मेंबर अपने मन में ख्याली पुलाव बनाते हुए सोचता है एक आदमी को मारने के 10 टेल्स, और अगर मैं कुछ और लोगों को पेल दूं फिर तो मैं अपने लिए एक नया घर खरीद सकता हूँ और तो और मेरी शादी भी हो जाएगी। फिर मस्त यहाँ से संन्यास लेकर रोज उसे पेलूंगा। फिर सुसिन कहता है तो यही रात है भाइयों, तुम्हें अंधाधुंध पैसा कमाने का, तो तैयार हो जाओ तुम सब उन लोगों को पेलने के लिए। ये सुनकर सभी के सभी लोग जोश से भर जाते हैं। देख लो भाइयों, ये लर्निंग है हम लोगों के लिए। पहले बंदे को वो दो जिसे उसकी जरूरत हो, फिर वो आपके लिए मरने को भी तैयार हो जाएगा। चलो ज्यादा ज्ञान ना पेलते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सीन एटर्नल पैवेलियन पर जाता है जहाँ कुछ गार्ड्स बाहर खड़े होते हैं। भाइयों, अभी तक आप लोगों ने उड़ता हुआ तीर के बारे में सुना होगा, पर यहाँ उड़ता हुआ लठ उस पहरेदार के माथे पर धड़ाम से लगता है। उसे तो वहीं की वहीं यमराज के दर्शन हो जाते हैं। साले सभी के सभी कमाने के चक्कर में इतने जोश में थे, इसको जो मिल रहा था उसको पेले जा रहे थे। तभी एक टकला हमले की खबर अपने लोगों को देने के लिए चिल्ला ही रहा था, पर ली हुआई उसे भी मार देता है। उसके बाद वह अपने लोगों के साथ पैवेलियन पर हमला कर देता है। तब पैवेलियन का लीडर दिखाया जाता है जिसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस पर इस तरह से हमला होगा। फिर उसका एक आदमी कहता है बॉस चैन, हमारे लोग उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। उस काई हो का हर एक आदमी अपने हाथ में लठ लेकर हमारे लोगों को धमाधम पेले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनमें कोई मारने का कंपटीशन चल रहा हो। बताइए बॉस चैन, अब हम क्या करें? तब चैन कहता है करना क्या है, भागो यहाँ से वरना हम भी पेले जाएंगे। फिर चैन दुम दबाकर भागने लगता है, पर सुसिन के लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद सुसिन को दिखाया जाता है जो मस्त अपना बैठकर फाइट का आनंद उठा रहा होता है। तब उसका नौकर कहता है बॉस, हमारे लोगों ने चैन को पकड़ लिया है। फिर सुसिन जोश में अपनी तलवार उठा के ली हुआई से कहता है चलो सारथी, इस रथ को उत्तर दिशा में ले चलो, मतलब भाइयों आगे का रास्ता साफ कर दो। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है। एपिसोड 13 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस एटर्नल पैवेलियन पर हमला करके चैन को पकड़ लेता है। इसके बाद आगे एल्ड्रेसान का घर दिखाया जाता है जहाँ वो बुढ़ा एल्ड्रेसान से कहता है बॉस, हमारे यंग मास्टर सुसिन ने बैटल स्टार्ट कर दी है और उसने अपने लोगों के साथ मिलकर उस चैन को भी पकड़ लिया है। तब एल्ड्रेसान कहता है तो तू क्यों घबरा रहा भाई? तब वह बुढ़ा बोलता है अगर हम अब उस बैम्बू फैक्शन के मेजर ग्रुप लीडर लियू चैन को रोक देते हैं तो हम आसानी से उस एटर्नल पैवेलियन को हरा सकते हैं, तो इसलिए हमें जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए। तब एल्ड्रेसान कहता है अरे नहीं, उस सुसिन में बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है, अगर अभी हमने उसे कुछ सबक नहीं सिखाया तो एक दिन वो मुझसे भी आगे निकल जाएगा। तब वह बुढ़ा बोलता है आपका ये कहने का मतलब क्या है बॉस? तब एल्ड्रेसान उस गिलास को नीचे मार के कहता है वह दाइचुंग पहले ही सुसिन के हाथों मारा जा चुका है और वो चैन, वो भी सुसिन के आगे कुछ नहीं है, पर वह लियो चैन बहुत ही खतरनाक आदमी है। भाइयों, ये चैन और लियो चैन दोनों अलग अलग आदमी हैं। इसके बाद वह कहता है क्या होगा अगर उस बैम्बू फैक्शन को इस बैटल के बारे में न्यूज़ मिल जाए और हम उसके खिलाफ कोई एक्शन भी ना ले? तुम्हें क्या लगता है क्या होगा उसके बाद? तब वह बुढ़ा बोलता है उसके बाद तो लियो चैन बैम्बू फैक्शन को असिस्ट करेगा। तब एल्ड्रेसान कहता है यस, तुमने सही कहा, मेरे इंटेंशन भी यही है कि वो लियो चैन उस सुसिन पर हमला कर दे, और अगर वो लियो चैन हार भी जाता है तो भी उस सुसिन की मैन पावर बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगी, जिसके बाद हम उस सुसिन को आसानी से संभाल सकते हैं। तब वह बुढ़ा हंसते हुए कहता है क्या बढ़िया प्लान है बॉस, और इसके बाद तो हम सुसिन के सभी कामों पर भी हम अपना हक जता सकते हैं, वो भी बिना किसी एफर्ट के। पर एल्ड्रेसान, अगर हमने ऐसा किया तो इससे हमारे और सुसिन के बीच में दूरी आ सकती है। इसके बाद सीन एटर्नल पैवेलियन पर जाता है जहाँ सुसिन और उनके लोगों ने उस जगह को जलियांवाला बाग बना रखा था। फिर सुसिन अपने नौकर से बोलता है तो कैसा चल रहा है काम? तब वह नौकर बोलता है बॉस, हमारे 50 लोगों को बस छोटी मोटी इंजरी आई है, पर उनमें से हमारे 8 लोग इस बैटल में शहीद हो चुके हैं। फिर सुसिन उस नौकर से कहता है जाओ और जाके कैलकुलेट करो कि हमारे लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया इस वॉर में, और कल सुबह होने से पहले जितना सिल्वर वो लोग डिजर्व करते हैं उन सभी में बांट दो, और जो मर गए हैं उन सभी के घर पर 1,000 सिल्वर टेल्स पहुंचा दो। फिर उसका नौकर कहता है ठीक है बॉस, पर उस चैन का क्या करे? फिर सुसिन कहता है करना क्या है, वो तो मेरे एक ही स्लैश से मर जाएगा। फिर वह कहता है ओल्ड वांग, क्या तुम इस बात के लिए क्यूरियस हो कि हमारे इतने लोगों के मरने के बाद भी मैं इतना शांत कैसे हूँ? तब उसका नौकर कहता है नहीं बॉस, बिल्कुल नहीं,
तब सुशील उससे कहता है, युद्ध में किसी पर रहम दिखाना वो आपके लिए घातक हो सकता है और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि युद्ध हमेशा खून मांगता है। केवल मजबूत लोग ही युद्ध में जीवित रह सकते हैं। पर डोंट वरी, तुम मुझे सपोर्ट करने वाले सबसे पहले आदमी थे। जब तक तुम मुझे धोखा देने की नहीं सोचते, सिर्फ तभी तक तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीट होगा। फिर वह नौकर कहता है, बॉस मैं वादा करता हूँ कि मैं आपसे हमेशा लॉयल रहूंगा। आपका एहसान है हम पर। अगर आप नहीं होते तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता अपनी लाइफ में। फिर सुशील कहता है, अरे ठीक है, ज्यादा भावुक होने की कोई जरूरत नहीं, जाकर अपना काम कर। फिर आगे सीन एक आदमी पर जाती है जो अपना भाला लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। जहाँ दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, भाई हमने सही किया जो हम बॉस सू को फॉलो कर रहे हैं। हमने लगभग सिर्फ 2 दिनों में ही इस एटर्नल पैवेलियन के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। तब दूसरा आदमी कहता है, वैसे भी इन बैम्बू फैक्शन के लोगों की हमारे बॉस के सामने कुछ भी औकात नहीं है। तभी उन दोनों लोगों को भाले के रगड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी उनकी तरफ भाला लेकर खड़ा हुआ है। तब वो आदमी कहता है, मैंने उस चैन से पहले ही कहा था कि अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे और ना अब उसे अपनी टेरिटरी बल्कि अपनी लाइफ से भी हाथ धोना पड़ा। तब वो आदमी पूछता है, कौन हो तुम? फिर वह कहता है, मैं तेरा बाप बैम्बू फैक्शन लियो चैन। उसका नाम सुनकर उन दोनों की वही फट जाती है। फिर वह कहता है, अरे ये तो बैम्बू फैक्शन के मेजर ग्रुप लीडर लियो चैन है। तब दूसरा आदमी कहता है, अबे साले घूरना बंद कर और जाके अपने बॉस को बुला, तब तक मैं उसे यहीं लटका के रखता हूँ। तभी पीछे से सुशील की एंट्री होती है। फिर वह कहता है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। तब सुशील कहता है, मैं सोच ही रहा था कि मैंने लगभग एटर्नल पैवेलियन के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया, पर मेरे बाप ने अभी तक अपनी चाल क्यों नहीं चली। तब लियो चैन हंसते हुए कहता है, तुम सच में अपने डरपोक बाप से ज्यादा बहादुर हो, पर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उस हुसान के साथ क्या रिलेशनशिप है। मैं ऐसे ही तुम्हें इस टेरिटरी पर कब्जा करते हुए नहीं देख सकता, और अगर अभी वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तभी सुशील बोलता है, तो तुझे क्या लगता है तू मुझे यहाँ पे रोक लेगा? तभी सुशील के लोग जोश में बोलते हैं, बॉस मार दो साले को, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी लियो चैन बोलता है, अरे ज्यादा टेंशन मत ले भाई, मैं कोई बैम्बू फैक्शन का गुलाम नहीं जो उनके लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाल देगा। मेरे लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो मुझ पर विश्वास करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दे जस्ट बिकॉज उस वीफैंग ने ऑर्डर दिया है। तो चलो हम दोनों इसे आपस में सुलझा लेते हैं। अगर तुम जीतते हो तो मैं इस एटर्नल पैवेलियन से वापस चला जाऊंगा। तब सुशील बोलता है, जैसी तेरी मर्जी। और ये बोलकर वह बड़ी तेजी से अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ दौड़ता है। फिर वह अपनी तलवार के साथ उस पर अटैक कर ही रहा होता है कि लियो चैंग उसकी तलवार को डोज करके अपने भाले से उस सुशील पर अटैक करता है, जिससे सुशील बाल बाल बचता है। फिर वह बार बार उस सुशील पर कंटिन्यू अटैक करता है, जिसे सुशील को संभालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर सुशील बोलता है, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। मुझे लगता है तुमने अभी तक अपने 70 से भी ज्यादा IQ पॉइंट्स को ओपन कर चुके हो, और तुम्हारी कल्टीवेशन भी मॉर्टल रियलम के मिडिल स्टेज पर होगी। तब लियो चैंग हंसते हुए कहता है, तूने सही कहा लोंडे, जब मैं तेरी एज का था तब से इस भाले के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये बोलकर वह बैक टू बैक उस पर हमला कर देता है। इसे देखकर वह नौकर बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे बॉस हार रहे हैं। इसके बाद ली हुआई बोलता है, भाई तुझे लग क्या रहा है, वो सच में ही हार रहे हैं। फिर नौकर सोचता है, साला ये लियो चैन 50 साल का होने के बावजूद भी इतना ताकतवर है। इसके बाद लियो चैन उस पर एक और अटैक करता है, पर सुशील जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेता है। तभी सुशील के मेरिडियन इम्बैलेंस हो जाते हैं। फिर वह सोचता है, यह लियो चैन पूरी तरह से अपने भाले पर ही निर्भर है, पर इस समय मेरी बॉडी की इंटरनल एनर्जी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, मुझे जल्द ही इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। फिर लियो चैन कहता है, मुझे कोई शक नहीं कि दाइजोंग तुम्हारे हाथों ही मरा है, तो इसलिए अब मुझे सीरियस होना ही पड़ेगा। तभी वह सुशील पर इतना खतरनाक अटैक करता है कि उस धमाके से सुशील को कुछ भी नहीं होता। फिर वह कहता है, मुझे अपनी इंटरनल एनर्जी को खत्म होने से पहले इस फाइट को एंड करना ही पड़ेगा। यह कहकर वह बड़ी तेजी के साथ उस पर हमला करता है, पर लियो चैन उस हमले को अपने डिफेंस टेक्निक से रोक लेता है, पर सुशील के अटैक से उसके डिफेंस पर भी क्रैक आ जाता है। इसके बाद सुशील उस तलवार को फेंक कर अपने दद्दे की तलवार सीधा उसके गले में लगा देता है। फिर वह कहता है, सीनियर क्या मेरी जीत हुई? फिर लियो चैन बोलता है, तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं तुमसे ताकतवर हूँ, पर फिर भी तुमने ये फाइट क्यों की? तब सुशील कहता है, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरी तलवार तुमसे ज्यादा तेज है। तब लियो चैन कहता है, तो ठीक है, मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हट रहा। जैसे कि मैंने कहा था, ये एटर्नल पैवेलियन आज से तुम्हारी हुई। तभी उसका नौकर चिल्लाते हुए कहता है, बॉस हम आखिरकार जीत गए। फिर लियो चैन जाते जाते सोचता है, आजकल के लौंडे कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गए हैं। इसके बाद सुशील अपने नौकर को ऑर्डर देते हुए कहता है, हमारे कुछ लोगों को इकट्ठा करो और जल्द से जल्द इस एटर्नल पैवेलियन को टेक ओवर करो, तब तक मैं जाकर आराम करता हूँ। ये कहकर सुशील जाने लगता है, पर तभी उसकी चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है।
फिर वह सोचता है मैं अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए और ज्यादा टाइम नहीं ले सकता। इसके बाद सीन अगले दिन पर जाती है, जहाँ वह नौकर सुशीन के कमरे का दरवाजा नॉक करते हुए बोलता है, बॉस हमारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। तब सुशीन दरवाजा खोल के कहता है, कैसी खबर, जल्दी बताओ मुझे। फिर वह नौकर कहता है, बॉस हमारे लोगों को एल्डर हुसान माइनर लीडर तांग से फाइट करने के लिए ले गए हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है। एपिसोड 14 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुशीन उस लियो चैन को हराकर अपने लोगों को एटर्नल पैविलियन पर कब्जा करने के लिए भेज देता है। अब आगे सुशीन का घर दिखाया जाता है, जहां उसका नौकर सुशीन को बोलता है, बॉस हमारे लोग उस गैम्बलिंग डैन के आसपास की टेरिटरी पर कब्जा करने के लिए गए थे, पर उस टैंक ने हमसे पहले ही उस पर कब्जा कर लिया। और जब हमारे लोगों ने उसे ऐसा ना करने के लिए बोला तो उस साले ने हमारे लोगों को खूब पीटा और इसके अलावा उन्हें बंदी भी बना लिया। फिर सुशीन बोलता है, उस साले छोटे लीडर की इतनी हिम्मत जो मेरी टेरिटरी पर कब्जा कर रहा है। मुझे तो ये सब मेरे बाप की करतूत लगती है। वह साला टैंक मुझे गली का कुत्ता बिल्ली समझ रहा है क्या, जो ऐसा करने के बाद सोच रहा है कि मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। फिर वह अपने नौकर को ऑर्डर देता है, अरे जा छोटे उस ली युआई को बुला के ले गया, मैं भी तो देखूं मेरे बाप का वो पालतू कुत्ता आखिर चाहता क्या है। फिर आगे सीन एटर्नल पैविलियन पर जाता है, जहाँ एक दुकानदार कहता है, अरे भाई तूने सुना जो बैम्बू फैक्शन का मेजर लीडर लियो चैन किसी सुशीन नाम के लड़के से हार गया, और इस लड़ाई के बाद फिलहाल का जो फैक्शन मास्टर है उसके पास कोई भी लीडर नहीं है सपोर्ट करने के लिए। उसकी ऐसी हालत हो गई है उसका तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। तब वह दूसरा दुकानदार कहता है, अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम सभी को पता है वो सुशीन भी कोई महात्मा तो है नहीं, ये तो कोई चमत्कार ही होगा अगर हम फ्यूचर में अपना बिजनेस अच्छे से चला सके तो। फिर वह मोटा हंसते हुए कहता है, अरे भाई मैंने तो सुना है उस सुशीन के आने के बाद उस हैप्पी गो लकी फॉरेस्ट के सभी बिजनेस और उनके प्रॉफिट बिल्कुल रॉकेट बन गए हैं। फिर उस टैंक के लोग दिखाई जाते हैं जिसने सुशीन के लोगों को बंदी बना रखा था। फिर वह आदमी किसी से बोलता है, अबे झोपड़ी के क्या देख रहा है अभी तू, तुझे क्या अलग से बोलूं, जा बे लौंडे साले को पेल के आ एक बार। फिर उसका एक आदमी बिना वजह ही उसको पेलने लग जाता है। ये होती है भाई गुंडागर्दी। तभी ली युआई की एंट्री होती है, जो उन लोगों को बोलता है, अबे आराम करो वहीं की वहीं रुक जाओ वरना साले का मार मार के भूत बना दूंगा। ये सुनकर बग्गी से आवाज आती है, अबे क्या हो गया, ये बग्गी क्यों रोक दी। फिर उसका आदमी कहता है, बॉस कोई आदमी हमारा रास्ता रोक रहा है और बोल रहा है कि मार मार के भूत बना दूंगा। इसके बाद अपने सुशीन की एंट्री होती है, जो उसे कहता है, अबे साले तेरी इतनी हिम्मत कैसी हो गई जो मेरे एरिया में आके मेरे लोगों को होस्टेज बना के बैठा है। फिर वह मोटा बग्गी से उतरते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम हो सुशीन, आखिरकार तुम आ ही गए, और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो मुझ पर ब्लेम लगा रहा है। पहले अपने लोगों को समझा जो इस सदी के महान ज्ञानी को कानून सिखा रहे थे, और तुझे पता भी है इस टेरिटरी पर कब्जा करने के लिए मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा था, पर साला वो लियो चैन पता नहीं कहाँ चला गया और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ भाग गया। इस टेरिटरी पर पहले मैंने कब्जा किया है तो ये टेरिटरी भी मेरी हुई, और तुम्हारे लौंडे आकर मुझे कह रहे हैं कि ये टेरिटरी मेरे बॉस ने जीती है, तो साला ये कैसा लॉजिक हुआ। फिर सुशीन कहता है, अरे वो छोड़, नू बता तेरी हिम्मत किस तरह होगी मेरे लौंडों को पीटने की। फिर वह मोटा बोलता है, हैं क्या। तब सुशीन कहता है, अबे झोपड़ी के एक बार में सुना नहीं देता, मेरे लोंडो को सिर्फ मैं ही सजा दे सकता हूँ, तू है कौन बे जो मेरी जगह पर आकर मेरे ही लोगों को मार रहा है। फिर वह मोटा कहता है, अरे ओ सुशीन तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। उसका इतना ही बोलना था कि सुशीन उसे एक ही मुक्के में मारकर उसका सुअर बना देता है। फिर उसके लोग उसकी तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, तभी ली युआई उनके सामने अपनी तलवार रखकर कहता है, अबे झोपड़ी वालों, किसी ने भी आगे आने की हिम्मत भी की ना तो तुम सालों की यही खबर खोद दूंगा। फिर सुशीन उस पर पैर रख के बोलता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर तू मेरी टेरिटरी को चुरा भी लेता तो, पर साले तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरे लोगों को मारकर यहाँ अपना दबदबा बनाने का। तो बता साले किसके एल पर इतना कूद रहा है तू, साले का ऐसा मोर बनाऊंगा कि तू रिग्रेट करेगा कि आखिर में यहाँ आया ही क्यों। फिर वह ली युआई को ऑर्डर देता है, इस गंजे की सारी कल्टीवेशन खत्म करके साले को 3 दिन तक यही धूप में बांध के फेंक दो। तब ली युआई बोलता है, ठीक है बॉस। फिर आगे उन लोगों को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं, अरे भाई ये आखिर था कौन जो साले को इतनी बुरी तरह से पेल गया। तभी दूसरा आदमी कहता है, भाई चुप रह, तूने कभी सुना नहीं हैप्पी गो लकी फॉरेस्ट के लीडर सुशीन के बारे में। फिर सुशीन उस भीड़ को देखकर बोलता है, तुम सभी एटर्नल पैविलियन के लोग, आज से तुम्हारी मंथली प्रोटेक्शन फीस 50 सिल्वर्स है। फिर वे लोग सोचते हैं, क्या 50 सिल्वर्स, पहले तो बैम्बू फैक्शन वाले लोग सिर्फ 30 सिल्वर्स लेते थे महीने के। फिर सुशीन उन्हें घूरते हुए बोलता है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है। फिर वो लोग डरते हुए बोलते हैं, ना 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 बिल्कुल भी नहीं बॉस। फिर वह नौकर उन लोगों से कहता है, हमारे बॉस के ऐसा करने का भी खुद का एक खास रीजन है, अगर किसी को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हवेली पर आ जाना, तुम्हें तुम्हारे 50 सिल्वर्स की वैल्यू पता चल जाएगी, अब जाओ यहाँ से। फिर सुशीन उससे कहता है, ओल्ड हुआंग
जाकर हमारे सभी लोगों को बैटल एरिना में इकट्ठा कर लो, मुझे अभी की अभी कुछ जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। तब ओल्ड हुआंग कहता है ठीक है बॉस। फिर आगे सीन बैटल एरिना का दिखाया जाता है, जहाँ सूसिन अपने लोगों को कहता है भाइयों, मैंने आज तुम्हें यहाँ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए इकट्ठा किया है, और आज के बाद मेरे चुने हुए 10 कमांडर तुम 100 लोगों को लीड करेंगे, और उनमें से 10 ऑर्गेनाइजर उन कमांडर्स के नीचे काम करेंगे, और तुम लोगों की सैलरी तुम्हारे काम के मुताबिक बढ़ाई जाएगी। और अब मेरा ये लोंडा हुआंग तुम लोगों की ड्यूटी और कमांडर्स को असाइन करेगा, और ली हुआई पनिशमेंट हॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो रूल्स इस हैप्पी गो लकी फॉरेस्ट में अप्लाई होंगे वही रूल्स एटर्नल पैवेलियन में भी लागू होंगे। फिर वह अपने नौकर से कहता है मेरा हो गया छोटे, अब तू उन कमांडर्स को अपॉइंट कर। इसके बाद वह नौकर उन लोगों का नाम लेता है जिन्हें कमांडर्स के लिए असाइन किया है। तभी सभी लोग एक आदमी को बधाई देते हुए कहते हैं बढ़िया भाई बढ़िया, आज से तुम कमांडर बन गए। फिर वह आदमी हंसता हुआ कहता है अरे नहीं यार, ये तो बस हमारे बॉस सू की मेहरबानी है। फिर सूसी ने उन लोगों से कहता है अब जाओ, जाकर हमारी जीत का आनंद उठाओ। मैंने तुम लोगों के लिए ड्रंकन मून टावर पर एक जबरदस्त पार्टी का इंतजाम किया है, और जो खाना पीना चाहो वो खाओ, उन सब का बिल मैं भरूंगा। पार्टी की बात सुनकर सभी लोग जोश से भर जाते हैं। फिर वह नौकर थोड़ा घबराते हुए बोलता है बॉस, क्या आप श्योर हो इस पार्टी के लिए? क्योंकि 10,000 सिल्वर टेल्स भी काफी नहीं होंगे उस ड्रंकन मून टावर को एक रात के लिए बुक करने के लिए। फिर सूसिन उससे कहता है अरे क्यों टेंशन ले रहा है छोटे, हमें वहाँ पर एक पैसा नहीं देना, हमारे बॉस लियो स्पॉन्सर कर रहे हैं आज के लिए, क्योंकि हमारी एटर्नल पैवेलियन को जीतने की वजह से बॉस सू बहुत खुश है। तब उसका नौकर कहता है मुझे लगता है बॉस लियू हमारे एटर्नल पैवेलियन में एक ब्रांच खोलना चाहते हैं। इसके बाद सूसिन ली हुआई से कहता है अरे भाई, हमारे सभी लोग चले गए एंजॉय करने के लिए, तू यहाँ के अपनी तलवार घिसी जा रहा है, जा जाके मौज ले। तब ली हुआई कहता है सॉरी बॉस, पर मैं इस सब के लिए बहुत थक चुका हूँ। फिर उसका नौकर कहता है बॉस, क्या आपको पता नहीं कि उसके अंकल ने बचपन में उसे बहुत टॉर्चर किया है, शायद उसी की वजह से ली हुआई का मूड ऐसा रहता है। फिर सूसिन कहता है अच्छा चलो देखते हैं उसे भी। फिर सूसिन उस नौकर से कहता है ठीक है ओल्ड हुआंग, अब तुम जा सकते हो। फिर ओल्ड हुआंग फुद्दू सा मुंह बनाकर कहता है बॉस, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी जगह आप चले जाओ। फिर सूसिन उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है अबे साले बकचोद, भाग यहाँ से, साले मैं तेरा बॉस हूँ ना कि तू मेरा। फिर वह नौकर जाने लगता है, तभी सूसिन उसे रोकते हुए बोलता है ये ले किताब, जाके मेरी तरफ से ली हुआई को दे देना, और उसे बोलना कि मैंने ये स्पेशल उसी के लिए चूज की है। फिर सूसिन सोचता है यह ली हुआई के लिए बिल्कुल आसान नहीं था कि वह अपने दुख को अपनी स्ट्रेंथ में बदल दे, पर इससे यह पता चलता है कि उसका माइंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और शायद ये डिमोनिक स्लेयर स्वॉर्ड टेक्निक उसे आगे काफी हेल्प करेगी। इसके बाद सीन एल्ड्रेसान के घर पर जाती है, जो चिल्ला रहा होता है ये साला सूसिन सच में गद्दार है, क्या वो सच में मुझे अपने बाप के तौर पर देखता है? उस साले ने न केवल मेरे आदमी को मार दिया, बल्कि उस एटर्नल पैवेलियन के सारे खजाने को भी अपने पास रख लिया। उसने लगभग 1 लाख से भी ज्यादा सिल्वर टेल्स अपने पास रख लिए, और उनमें से मुझे कुछ भी नहीं दिया, साला गद्दार आदमी। फिर वह बुढ़ा सोचता है एल्ड्रेसान सच में इस उम्र में पूरी तरह से सठिया गया है, सिर्फ एक मैसेज और ये अपना दिमागी संतुलन ही खो देते हैं। फिर एल्ड्रेसान उससे कहता है अरे बुड्ढे, कोई आदमी बता जो सूसिन से उसकी टेरिटरी ही छीन ले। यह सुनकर वह बुड्ढा बोलता है अरे बॉस नहीं, आप ये नहीं कर सकते, अगर आपने ये किया तो अभी तक जो भी हमें सूसिन से मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा। फिर एल्ड्रेसान कहता है सूसिन के अंडर अब 1000 लोग काम करते हैं, और हैप्पी गो लकी फॉरेस्ट पूरी तरह से कंट्रोल में है, और अब तो एटर्नल पैवेलियन भी उसके कंट्रोल में आ गई, तो तू क्या चाहता है मैं उसको ऐसे तरक्की करते हुए देखता रहूं? तब वह बुड्ढा बड़ी ही अच्छी बात कहता है बॉस, हमें अब उस सूसिन से लड़ाई करनी बंद कर देनी चाहिए, इस लड़ाई से कुछ फायदा नहीं होने वाला। फिर एल्ड्रेसान उस पर चिल्लाते हुए कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तू क्या चाहता है मैं अब उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दूं? इसके बाद एक और करेक्टर मेजर लीडर टोंग की एंट्री होती है, जिसे देखकर एल्ड्रेसान कहता है अबे तू यहाँ क्या करने आया है? फिर वह टोंग कहता है फैक्शन के सभी लोग जानते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, और इसलिए मैं यहाँ आपसे कुछ पैसा उधार लेने के लिए आया हूँ। फिर एल्ड्रेसान कहता है फैक्शन के लोग ये भी जानते हैं कि तू इस दुनिया का सबसे हुतिया बंदा है, जिसे सिर्फ पैसा लेना आता है, वापस करना नहीं। फिर टोंग हंसते हुए कहता है अरे एल्ड्रेसान, ऐसे कैसे आप मुझे मना कर सकते हो, मुझे ऐसे ही ये पैसे नहीं चाहिए, इसके बदले में मैं आपके बेटे को सबक सिखाने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। फिर एल्ड्रेसान कहता है अच्छा तो क्या प्लान है तेरे पास? फिर वह टोंग कहता है ये तो आप जल्द ही जान जाओगे। इसके बाद सूसिन का घर दिखाया जाता है, जहाँ वो टोंग उस आदमी को धक्का मारते हुए कहता है साले मेरे जैसे मेजर लीडर को कहीं भी जाने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए, तो साले गंदी नाली के कीड़े तू कौन है मुझे रोकने वाला? इसके बाद वह सूसिन चिल्लाता हुआ घर में घुस जाता है। तभी सूसिन बाहर आकर उसे बोलता है मेजर लीडर टोंग, क्या मेरे बाप ने तुम्हें यहाँ भेजा है? तो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।
एपिसोड 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो मेजर लीडर टोंग अपने गलत इंटेंशन लेकर उस सुसिन के घर पर जाता है। इसके बाद वो टोंग सुसिन से कहता है, अब तो तुम एल्डर सान को अपना बाप कहने का अधिकार भी खो चुके हो। ऐसा लगता है जैसे एल्डर सान ने तुम जैसे गद्दार से अपना रिश्ता ही तोड़ लिया हो। फिर सुसिन कहता है, अरे वो सब छोड़, तू यहाँ किस मोटिव से आया है वो बता। फिर वो टोंग सुसिन से भीख मांगते हुए कहता है, देख भाई सुसिन, मुझे पता है कि तेरे पास बहुत पैसा है और तूने पिछले महीने ही इस फैक्शन में 1,20,000 सिल्वर टेल्स डोनेट किए हैं। फिर वह टोंग सुसिन की गद्दी पर बैठकर बोलता है, देख भाई सुसिन, इस समय मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरी हेल्प करे। तभी ली हुआई उसे अपनी लीडर की गद्दी पर बैठा देखकर उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकालने लगता है, पर सुसिन उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है। फिर सुसिन कहता है, मेजर लीडर टोंग, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बाप ने तुझे यहाँ भेजा है, पर तूने बिना सोचे समझे यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तब टोंग कहता है, तो क्या बे सुसिन, तो क्या तू मुझे मार देगा? अबे चल चल, तू अपने आप को कोई तोप समझ रहा है क्या? जस्ट बिकॉज तूने लियो चैन को मार दिया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये है ना स्काई हुक फैक्शन की टेरिटरी है और तू इस जगह का बस एक मामूली सा लीडर है और इतनी देर से मैं तेरी सीट पर बैठा हूँ, दम है तो मार ले मुझे। है तेरे में इतनी हिम्मत, है तेरे में इतने गट्स? फिर सुसिन उसे बोलता है, अच्छा बेटे, तेरी इतनी हिम्मत, मुझे उंगली कर रहा है, रुक साले तेरी तो। ये कहकर वो ली हुआई की तलवार निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और अपनी तरफ आता देखकर उस टोंग की तो हालत ही खराब हो जाती है। फिर वह बोलता है, सुसिन, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम हमारे खिलाफ बगावत करना चाहते हो? सुसिन, अगर किसी को भी पता चला कि तुमने एक मेजर लीडर को मारा है तो फैक्शन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। पर फिर भी सुसिन उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। इस समय तो टोंग की पूरी हालत खराब हो गई थी। फिर वह अपनी मौत को सामने से आते हुए देखकर कहता है, सुसिन भाई, पापा, मेरी बात तो सुनो जरा, चलो बैठ कर बात करते हैं भाई। तब सुसिन एक इविल सा फेस बनाकर उसे कहता है, बेटा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो टोंग घबराते हुए पूछता है, किस बात के लिए पापा? तब सुसिन उसके कान में जाकर कहता है, क्योंकि तेरी वजह से ही मैं अपने गोल को जल्दी अचीव कर लूंगा। और ये कहकर वह उसकी छाती में तलवार घुसेड़ देता है। फिर वह मरते हुए कहता है, अरे भाई सुसिन, एक उंगली ही तो की थी, मार क्यों दिया मेरे को? और ये बोलकर वो वहीं स्वर्ग से धार जाता है। फिर वह नौकर बोलता है, अरे यार, ये क्या कर दिया बॉस ने, अब हम ऊपर क्या जवाब देंगे? तब ली हुआई बोलता है, अरे क्यों घबरा रहा है लौंडे, हमारे बॉस ने अगर इसे मारा भी है ना तो वो जरूर कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही लेंगे इससे बचने का। फिर वह नौकर कहता है, सही कह रहा भाई, आखिरकार वो हमारे बॉस जो ठहरे, उनके पास हमेशा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। फिर वह नौकर अपने आदमी को बुलाकर कहता है, अपने लोगों को इकट्ठा करो और इस टोंग को उठाकर किसी नाले में फेंक दो और ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए कि टोंग यहाँ पर आया था। तभी सुसिन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, अरे क्यों टेंशन ले रहा है छोटे, इस बात को सीक्रेट रखने के लिए थोड़ी ना मारा है। तब वह नौकर कहता है, बॉस, आपने अपने फैक्शन के एक मेजर लीडर को मारा है तो ये फैक्शन इस मैटर को इतनी आसानी से रफा दफा नहीं करेगा। फिर सुसिन कहता है, अरे कोई बात नहीं, इस समय मेरे पास बहुत ही बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनसे अपनी चीजें वापस लेने का। फिर वह नौकर पूछता है, बॉस कौन सी चीजें? फिर सुसिन कहता है, उसके मरने के बाद अब मुझे चाहिए वो मेजर लीडर की पोजीशन, ताकि मैं अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकूं। फिर वह कहता है, ओल्ड वांग, हमारे खजाने से 10-10 हजार सिल्वर टेल्स हमारे फैक्शन के सभी मेजर लीडर्स को पहुंचा दो, पर मेरे बाप को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि वो मेरी किसी तरह से हेल्प कर पाएगा, पर इतना पैसा उन लोगों के लिए काफी है। बहुत तेज दिमाग है भाई उसका, बहुत तेज, अपने आप को बचाने के लिए रिश्वत खिला रहा है सभी को। फिर वह नौकर बोलता है, बॉस, पर पनिशमेंट हॉल में मास्टर लिन का क्या करेंगे? तब सुसिन कहता है, अरे कुछ नहीं करना तुम्हें, मास्टर लिन हमारी साइड में ही बोलेंगे, पर वो डोंग अपनी पूरी कोशिश करेगा मुझे मरवाने के लिए। पर अगर मास्टर लिन को देखा जाए, वो डोंग की हर बात पर ऑब्जेक्शन जरूर उठाते हैं, तो यहाँ मेरे बचने के चांस बहुत ज्यादा है। इसके बाद ली हुआई बोलता है, बॉस, आप उस ढोलक की गैंग को छोड़कर सभी के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके बाद भी आप उन पर इतना शक क्यों करते हो? तब सुसिन कहता है, हम कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, पर लोगों के दिल में क्या है वो हम पूरी तरह से कभी नहीं जान सकते, इसलिए सभी पर इतना जल्दी विश्वास करना मुझे मुसीबत में डाल सकता है। इसके बाद सीन ढोलक पर आती है जो उन लोगों को भड़का रहा होता है, भाइयों, इस सुसिन ने आज हमारे एक लीडर टोंग को मार दिया है और कल को ये तुम्हें भी मार सकता है, तुम सभी देख लेना, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर एक आदमी बोलता है, पर ढोलक भाई साहब,
जैसा आप बोल रहे हो हमारे बॉस वैसे बिल्कुल नहीं है। फिर ढोलक उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सुशीन को इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो पर तुम्हें मिला क्या? अपनी लाइफ का जोखिम उठाने के बाद भी तुम लोगों में से किसी का भी प्रमोशन नहीं हुआ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? तभी वह आदमी बोलता है भाई क्या बकचोदी कर रहा है तू? हमारे बॉस ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। वो टोंग हमारे बॉस को ब्लैकमेल करना चाहता था। अगर हमारे बॉस उसे नहीं मारते तो साला मैं खुद ही किसी दिन उसे मार ही देता। इसके बाद वह बुड्ढा बोलता है अबे साले ढोलक, हमें इतना टाइम हो गया उनके साथ काम करते हुए पर उन्होंने अभी तक हम में से किसी पर भी किसी भी तरीके का कोई अत्याचार नहीं किया। फिर वह ढोलक सोचता है इस सुशीन की तो बहुत ही हाई रेपुटेशन है अपने लोगों के बीच, ये साले कुछ नहीं करेंगे, मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उस सुशीन को धोखा देने के लिए। इसके बाद वह दोबारा उन लोगों से कहता है तुम सभी के सभी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर एक बार पनिशमेंट हॉल ने उसके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया तो वह बिल्कुल नहीं बचेगा और यहाँ तक कि तुम सभी लोग भी बिल्कुल नहीं बचोगे। इतने में ही सुशीन की एंट्री होती है। फिर वह बोलता है अबे ओ बकचोद, क्यों इतनी देर से बकचोदी कर रहा है और कौन सी पनिशमेंट की बात कर रहा है तू? इसके बाद ढोलक सोचता है अबे यार कहाँ से आ गया एकदम ये, पर फिर भी वह उससे बोलता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आ जाओ मैदान में, एक विजेता ही एक लूजर का भाग्य त्याग करेगा। फिर सुशीन उसके कान में जाकर बोलता है अबे झोपड़ी के, क्या विजेता और लूजर लगा रखा है तूने, तू साले मेरे लेवल का है ही नहीं। तभी वह ढोलक जोर जोर से हंसने लग जाता है। फिर उसके बाद वो अचानक से अपने हाथ से चाकू निकालकर उस पर अटैक कर देता है। पर तभी सुशीन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है अबे साले, मैंने तुझे पहले ही बोला था ना तू मेरे लेवल का है ही नहीं। और ये बोलकर वह उसे जोर से धक्का मार देता है। पर इसके बाद भी उसकी अकड़ खत्म नहीं होती और उसे दोबारा मारने के लिए वो चाकू उठा ही रहा होता है। पर तभी वह ली हुआई उसके हाथों पर अपना पैर रख देता है। फिर वह उससे कहता है अबे साले, तुझे बोला ना कि तू उनके लेवल का बिल्कुल नहीं है और अगर फिर से कोशिश की ना तो साले यहीं दफन हो जाएगा। फिर सुशीन उस ढोलक को देखते हुए बोलता है अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट करना इस दुनिया की सबसे पैथेटिक चीज है, पर अभी भी तुम मेरे कुछ काम आ सकते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तभी उसका नौकर आकर कहता है बॉस, जैसे आपने उस बकचोद को पकड़ रखा है वैसे ही हमने उसकी बकचोदी सुनने वाले को भी पकड़ लिया है। फिर सुशीन बोलता है अच्छा बहुत बढ़िया, तो कितने लोग हैं वो? तब वह नौकर कहता है बॉस वो 8 लोग हैं और उनमें से एक को तो हमने कल ही प्रमोशन दिया था। फिर सुशीन कहता है मार दो सभी को। तब वह आदमी कहता है बॉस, क्या हम इस बार उन्हें माफ नहीं कर सकते? आखिरकार वो हमारे भाई है जो हमारे साथ बैटल में लड़े थे। फिर सुशीन कहता है उन लोगों का क्या लगता है, क्या मैंने कोई चैरिटी खोल रखी है? वो मुझसे सिल्वर भी ले लेंगे और मेरी कल्टीवेशन टेक्निक भी कल्टीवेट कर लेंगे और मेरी दी हुई पावर भी यूज कर लेंगे और उसके बाद भी मुझे धोखा देंगे। तुम ही बताओ क्या लॉजिक हो इसके पीछे? चलो अब तुम जाओ और ध्यान रहे उनमें से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। फिर वह आदमी कहता है ठीक है बॉस, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।